इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी इस खबर को पढ़ते हुए यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जिस मंदिर में हम लोग अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, जिस मंदिर में हम सुकून के लिए, शांति के लिए जाते हैं, उसी मंदिर के अंदर एक महिला को 24 घंटों तक वहां पर रखा जाता है और फिर उसी मंदिर के अंदर उसके साथ 3 राक्षस, वहीं के पुजारी उसके साथ रेप करते हैं, हैवानियत करते हैं और आखिर में उसको मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस महिला का बच्चा, छोटा सा मासूम बच्चा, उसके इंतजार में रो रहा था। उसका पति, उसका परिवार सब उसको ढूंढ रहे थे। कोई भी उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि आखिर मंदिर में ऐसा हो सकता है। लेकिन एक गलती की वजह से, लाश तो उन लोगों ने छुपाई थी, लेकिन एक गलती की वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं। और कहाँ की ये घटना है, कैसे हुई, इसमें महिला की क्या गलती थी, एक गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर महिला वो गलती ना करती तो शायद उसके साथ रेप और ये उसकी हत्या ना होती। तो इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और 2-3 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई है, उसकी वजह यह है कि हमारे LLB के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है और इसलिए वीडियो में नहीं बना पा रहा था। आज टाइम मिला तो आज वीडियो बनाई। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए, उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो नवी मुंबई की है। नवी मुंबई का एक इलाका है, एक पुलिस स्टेशन है, NCR पुलिस स्टेशन। और उसी पुलिस स्टेशन के बीच में ही एक गांव पड़ता है, बेलापुर गांव। वहां की रहने वाली एक लड़की, एक महिला जिसकी उम्र 30 साल थी, जो अपने एक 4 साल के बच्चे के साथ, अपने पति के साथ सुकून से अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन सिर्फ उसको एक तकलीफ थी कि उसके अक्सर उसके पति से लड़ाई होती थी। पति, परिवार वाले, ससुराल वाले उसको मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे और वो बार बार अपने मायके चली जाती थी। लेकिन बार बार मायके जाने की वजह से अब वो तंग आ चुकी थी। और 6 जुलाई को भी जब उसके पति से, उसके ससुराल वालों से लड़ाई होती है, ससुराल वाले बोलते हैं कि तुम शादी पर कुछ लेकर नहीं आई थी, सिर्फ परेशानियां लेकर आई। और जब ये लड़ाई होती है तो वो महिला गुस्से में अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और निकलने के बाद वो अपने पिता के घर नहीं पहुँचती। 5-6 जुलाई को वो निकलती है, लेकिन 7 जुलाई तक वो अपने पिता के घर नहीं पहुँचती। जब उसका पति उसको फ़ोन करता है, उसके पिता को फ़ोन करता है, पति को लगता है कि शायद उसकी पत्नी अपने पिता के पास पहुंच गई होगी, क्योंकि हर बार वो यही करती है। जब भी लड़ाई होती है फ़ौरन सामान लेती है, निकलती है और अपने पिता के पास चली जाती है। लेकिन जब पति फ़ोन करता है अपने ससुर के पास, उनसे बोलता है कि आपकी बेटी यहाँ से निकल गई है, क्या वो वहाँ पर पहुँची? तो पिता बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं आई है। पति को लगता है कि शायद कहीं और गई होगी। अब पति ढूंढना शुरू करता है। 7 जुलाई लग जाती है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो नहीं मिलती। दूसरी तरफ पिता बराबर चारों तरफ ढूंढ रहा था और 7 जुलाई को वो थाने में जाता है, जो NCR पुलिस स्टेशन है। वहां पर जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो बताता है कि उसके पति ने उससे लड़ाई की, प्रताड़ित किया और हमारी बेटी गुस्से में चली गई है। वो पत्नी कहाँ पर हो, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी भी जगह पर। जाहिर सी बात है कि लड़की तंग आकर जब अपने घर से निकलती है तो उसका एक ही फैसला होता है, या तो वो अपने पिता के घर पहुंचती है और अगर वहां नहीं पहुंचती तो फिर वो खुद को ख़त्म कर लेती है। पिता बोलता है कि उसने सब रिश्तेदारों में पता कर लिया है, लेकिन कहीं भी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही थी, रिश्तेदारों में ढूंढा जा रहा था। 8 जुलाई लगती है, लेकिन 8 जुलाई को भी महिला की कोई खबर। 9 जुलाई की सुबह मुंबई का ठाणे ज़िला है और वहीं का डीवावली के पास जो पहाड़ी है, शील बेदेगर नाम से वहाँ पर थाना है। पहाड़ी बहुत ऊंची है। वहीं थाने में, जो उस थाने का पहाड़ी इलाका है, वहीं थाने के पास कुछ लोग अपनी बकरियां चराने के लिए उतरे हुए थे। पहाड़ियों से नीचे की तरफ जहाँ पर घास होती है, वहीं पर एक महिला की बॉडी पड़ी हुई दिखती है, मतलब लाश दिखती है। फ़ौरन जो शील देगर थाना है वहाँ पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, जो लड़की की जो लाश थी उसको देखती है तो लग रहा था कि 2-3 दिनों से यहाँ पर लाश को फेंका गया है पहाड़ी के ऊपर से और लाश पर बहुत ज़्यादा जख्म थे। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। चारों तरफ सूचना दे दी जाती है कि कहीं गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हो। वहीं जो NCR थाना पुलिस को जब पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है, दोनों पुलिस आपस में कनेक्ट होती हैं। जब फ़ोटो देखा जाता है तो NCR पुलिस को लगता है कि ज़रूर ये उसी लड़की की लाश हो सकती है। पिता को बुलाया जाता है। जैसे ही फ़ोटो दिखाया जाता है तो पिता चीखें मार मार कर रोने लगता है। वहीं
पुलिस कंफर्म करती है कि जो लड़की है ये नवी मुंबई की रहने वाली है, गुस्से में अपने घर से निकली थी। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसकी हत्या किसने कर दी और इसकी लाश पर इतने जख्म क्यों हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि महिला के साथ गैंगरेप किया गया है और उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या की गई है और पहाड़ियों से फेंक दिया गया है। वहीं अब एनसीआर पुलिस और शील देघर थाने की पुलिस पूरे तरीके से छानबीन में लग जाती है। वहीं एसएसपी आदेश देते हैं कि जो पूरा पहाड़ी इलाका है उसको छान मारो कि आखिर हत्या किसने की, जांच पड़ताल करो, एक एक चीज़ को चेक करो। वहीं पुलिस चेक करती फिर रही थी। पहाड़ी के जब ऊपर पहुंचती है, सबसे ऊपर जहां एक गणेश मंदिर है, उस मंदिर पर पहुंचती है तो वो पुलिस वाले वहां मंदिर में जाकर कुछ पुजारियों से बात करती हैं और वो देखते हैं कि कुछ कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये कैमरे लगे हैं तो ज़रूर महिला इन कैमरों में आई होगी। लेकिन कैमरों को देखने के बाद जो कैमरे की वायर थी उसको किसी ने काट दिया था, मतलब जानबूझकर काटा गया था। किसी धारदार चीज़ से जाहिर था कि इसको इसलिए काटा गया है कि कैमरे से कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। पुलिस का शक फौरन पुजारियों के ऊपर पड़ जाता है और 3 पुजारी जो वहाँ पर थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तीनों पुजारी जिनको गिरफ्तार किया गया था उसमें एक का नाम श्याम, दूसरे का नाम संतोष कुमार और तीसरे का नाम राजकुमार। इन तीनों से कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है तो तीनों बोलते हैं कि हाँ, वो महिला की हत्या हमने की है। अब पुलिस तीनों पुजारियों से पूछताछ करने के बाद पूरा खुलासा ये करती है कि जो महिला थी लड़ाई होने के बाद वैसे तो अपने मायके जाती थी, लेकिन इससे पहले ये अपनी सहेलियों के साथ गणेश मंदिर में आई है, सुकून शांति से यहाँ पर बैठी है और 6 जुलाई को जब ये निकली थी तो सीधा गणेश मंदिर में अकेले ऊपर तक चढ़ाई करती है। इसका मन ये था कि यहाँ पर ये रहेगी, कुछ दिन यहाँ पर गुजारेगी इस मंदिर में, क्योंकि इस मंदिर में ये पहले भी आ चुकी है। और 6 जुलाई को आने के बाद ये तीनों पुजारियों से बातचीत करती है, पुजारियों को बताती है कि वो गुस्से में आ गई है। पुजारी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से मांगो, भगवान तुम्हारी दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करेगा। और तीनों पुजारी उसको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करती है और जब शाम का टाइम हो जाता है तो तीनों पुजारियों की हवस जागने लगती है। वो बताते हैं कि तीनों आपस में फैसला करते हैं कि इस महिला को कैसे भी कर इसके साथ हम संबंध बनाएंगे, रेप करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो वो प्लानिंग ये होती है कि उनके पास जो भांग होती है जिससे वो नशा करते हैं, पहले खुद नशा करते हैं और फिर चाय में भांग को मिलाकर महिला को ले जाकर दे देते हैं कि इसको पी लो तुम्हें आराम मिल जाएगा। महिला उस चाय को पीती है। जैसे ही शाम का टाइम वैसे ही हो चुका था, महिला चाय को पीती है और फौरन बेहोश होकर गिर जाती है। पूरी रात तीनों पुजारी उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद जब उनकी रात भर तीनों पुजारी रेप कर लेते हैं, उनकी हवस शांत हो जाती है, तो वही महिला के बराबर में तीनों सो जाते हैं। महिला की सुबह आँख खुलती है, उसको लगता है कि उसके साथ पूरी रात कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि वो कल शाम के टाइम ही बेहोश हुई थी। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और तीनों पुजारी परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि महिला नीचे गई तो ये रेप का केस लगाएगी, हम लोगों को जेल हो जाएगी। और उसी बीच वो लोग भारी भरकम चीज़ों से, पत्थरों से महिला के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और आखिर में उसकी लाश को ले जाते हैं और पहाड़ियों से ले जाकर नीचे फेंक देते हैं कि पुलिस उनको ना पकड़ पाए। ये पूरी घटना थी। पुलिस तीनों पुजारियों को उठाकर जेल भेज देती है। और दूसरी तरफ जब ये बात पता चलती है उसके पिता को, लड़की के पिता को, तो लड़की का पिता बोलता है कि सिर्फ इसमें 3 पुजारियों की गलती नहीं है, बल्कि इसमें उसकी सास की, जो मेरी बेटी थी उसकी सास की और उसके पति की भी गलती है, क्योंकि पति अगर उसको परेशान ना करता तो वो आखिर में परेशान होकर मंदिर में ना जाती, तन्हा ना जाती, और वो नहीं जाती तो उसके साथ ये सब कुछ ना होता। तो गलती इसमें इस बात की है कि अगर लड़की गुस्से में गई थी तो वो अपने पिता के पास जाती, माता पिता के पास जाती, क्योंकि दुनिया में सिर्फ माता पिता, भाई बहन, ये सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आप कोई भी हो, साधु संत, पुलिस वाला, कोई भी मौलाना, कोई भी हो, आप किसी के पास भी ना जाएं, किसी के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि कब किसी के अंदर हवस जाग जाए कुछ भी नहीं पता है। हवस और पैसा, एक लड़की को देखकर और एक पैसा देखकर इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए अगर ऐसी जगहों पर आप गुस्से में भी कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर अकेली तन्हा जगह, तो ऐसी गलतियां ना करें, इससे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, आपका सब कुछ ख़त्म हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट की हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। मोहम्मद नूरुल बोल रहे हैं, आपकी वीडियो बताने का अंदाज़ बहुत बेहतरीन है, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया नूरुल भाई कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं।
अरबाज खान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज। वालेकुम अस्सलाम अरबाज, कैसे हो? दीपक यादव बोल रहे हैं मैं जिला सागर मध्य प्रदेश की से हूँ, आपकी बड़ी वीडियोस देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को समझाते हैं। शुक्रिया दीपक यादव भाई कि आपको मेरी वीडियोस से सीखने को मिलता है। रॉयल बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम गोपालगंज। अब्दुल सलाम बोल रहे हैं माज भाई आपने मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया है, मैं आपकी हर वीडियोस को देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। मेरा नाम मौलाना सलाम सवाई है जो माधेपुर राजस्थान का हूँ। शुक्रिया अब्दुल सलाम भाई, मैं आपकी आपके कमेंट्स को मैं नहीं देख पाया हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप बराबर कमेंट करते रहें, मैं हर कमेंट्स को देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। विजय कुमार बोल रहे हैं कैसे हो माज भाई, आपके वीडियो को इंतज़ार कर रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान सिंध से। शुक्रिया विजय भाई कि आप हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। स्माइलिंग व्यवहार बोल रहे हैं भैया आपका वीडियो आज 3 दिन बाद आया है, बट कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी, नाइस एक्सप्लेन, लव यू ब्रो, लव यू टू। स्माइली व्यवहार, नाम भी कितना अच्छा लिखा है आपने। और यूज़र बोल रहे हैं माज भाई गुड नाइट, पहला कमेंट मेरा है अजय अहमदाबाद से। बिल्कुल अजय भाई, आपके कमेंट्स तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अंजलि राज बोल रहे हैं गुड नाइट सर फ्रॉम अंजलि नैनीताल। गुड नाइट अंजलि जी। ये बोल रहे हैं मेरा नाम सुंदरलाल है, अहिवार छतरपुर ज़िले का हूँ, नाम जो गांव का नाम है माधेवर। आपके 3 चैनलों का वीडियो देखता हूँ, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा थाना बक्सवाहा लगता है। शुक्रिया सुंदर भाई कि आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम्युनिटी जो साइड में होती है वहाँ पर सारे चैनल एक दूसरे से मिल जाएंगे मिले हुए। तो ये फिलहाल मैं वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं या फिर आपको कोई सवाल दूं, जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें। और दूसरी बात कि आप मेरी वीडियोस को कहां से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं वो भी, और अपना नाम कमेंट्स कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके नाम को लूँगा, आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।